हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में नया अध्याय शुरू करेंगे जिसमें दिया गया है पृष्ठ या सतह रसायन के बारे में। तो पृष्ठ रसायन को ही सतह रसायन बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह या पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि सतह क्या होता है या फिर पृष्ठ क्या होता है। उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेस। तो कोई भी जो दो ठो अवस्था रहेगी, जैसे ये एक अवस्था है और ये दूसरी अवस्था है, तो ये ठोस है और ये द्रव है, तो इस अवस्था को अलग करने वाली जो जगह रहती है, दोनों का जो संपर्क क्षेत्र रहता है, इस ठोस का और ये द्रव का, यह सॉलिड और यह लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के जो बीच का टच करने वाला जो टचिंग पॉइंट रहता है, दोनों का स्पर्श करने का जो जगह रहता है, जो इन दोनों का सीमा निर्धारित करता है। यह जो लाइन है इसकी सीमा निर्धारित कर रहा है, तो ये इधर नहीं बढ़ेगा। और ये जो ठोस है इसकी सीमा भी यहाँ से निर्धारित हो रही है, तो ये जो सीमा निर्धारण का काम करता है वही कहलाता है सतह या फिर इंटरफेस। तो जो सतह है और दो प्रावस्था, चाहे वो ठोस प्रावस्था हो और गैस हो या फिर द्रव हो, या फिर कोई भी दो प्रावस्था ठोस द्रव गैस में से कोई भी दो को लेंगे, तो उसको जो अलग करने वाली जो सतह रहेगी या सीमा रहेगी, उसको बोला जाता है सतह या फिर पृष्ठ। और इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी सतह पे जो भी घटना होती है उसके बारे में पढ़ना ही पृष्ठ या सतह रसायन कहलाता है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे सतह रसायन के बारे में। तो सतह रसायन क्या है? रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी सतह पर, या उसको अंतर प्रावस्था भी बोलते हैं, क्योंकि दो प्रावस्थाओं के संपर्क क्षेत्र, ये जो मेरी दोनों हथेली जहाँ पे मिल रही है, ये दोनों का संपर्क क्षेत्र है। ये जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये वाला, तो ये जो संपर्क क्षेत्र है दोनों का, वो दो प्रावस्थाओं के अंदर की अवस्था है, इसके अंदर है और इसके अंदर है। तो इन दो, यहाँ ये वाला भाग और ये वाला भाग ये टच करेंगे, तो ये जो संपर्क क्षेत्र है उसको बोलेंगे अंतर प्रावस्था या फिर इंटरफेज। तो रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत इस अंतर प्रावस्था का या फिर इंटरफेस का या सतह का या फिर पृष्ठ का अध्ययन किया जाता है, और उस पर होने वाली घटनाओं जैसे कि घुलना, क्रिस्टलीकरण होना, उत्प्रेरण, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या फिर संक्षारण, इन सब का अध्ययन करते हैं सतह पर होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो वह जो रसायन है वो कहलाता है सतह रसायन या फिर सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह रसायन में हमें सतह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि घुलना, क्रिस्टलीकरण होना, संक्षारण होना या फिर इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं होना। इन सब में इस चैप्टर में हमें दो के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। उसमें से पहला है अधिशोषण और दूसरा है कोलाडी अवस्था या फिर कोलाडी विलयन और कोलाडी के गुण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अधिशोषण के बारे में। तो अधिशोषण है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजॉर्प्शन। अवशोषण आता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो अधिशोषण है, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण के बारे में, तो अधिशोषण को एड, यहाँ पर डी आता है, और जो अवशोषण रहता है, अवशोषण, तो अवशोषण में आता है एब और इसमें आता है एड। तो एडजॉर्प्शन जो रहता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है?
एक सतह पे घटित होने वाली घटना है। तो किसी भी ठोस या द्रव के सतह पे किसी पदार्थ को लाएंगे तो वह सतह अपने सतह पे दूसरे पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर लेगा और अपने सतह पे बना लेता है या जमा कर लेता है। तो सतह पे उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, तो वह कहलाता है अधिशोषण। जैसे इस चाक को अगर मैं चूर्ण बना के मेरे हाथ के ऊपर में गिराऊंगी तो यहाँ पे ये जो चाक का चूर्ण है मेरे हाथ के सतह पे वाइट जमा हो जा रहा है, लेकिन मेरे हाथ के अंदर नहीं घुस रहा है। तो ये चाक कोई दूसरा पदार्थ है और मेरे हाथ का ये सतह है। तो हाथ मेरा ठोस है, ठोस की सतह पे इस चाक को गिराई तो ये जो चाक के कण है केवल ऊपरी सतह पे जमा हुए, हाथ के अंदर नहीं घुसे। तो जो ऊपरी सतह पे जमा हुए हैं यही कहलाएगा अधिशोषण। तो इसको परिभाषा देखेंगे तो किसी भी पदार्थ या अवस्था या ठोस अवस्था है, किसी भी ठोस या द्रव की ये सतह पे किसी अन्य पदार्थ के अणुओं को लाने पे इन अणुओं को सतह द्वारा अपने सतह पे बनाए रखने की जो क्रिया है या आकर्षित करने की जो क्रिया है, चाक को हाथ आकर्षित कर लिया और अपने सतह पे बनाए रखा है, तो क्या हुआ, मेरे हाथ के इस ऊपर में माने सतह पे चाक की सांद्रता बढ़ गई, लेकिन हाथ के अंदर जो ब्लड है उसमें चाक की सांद्रता बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। तो जो चाक की सांद्रता इस सतह पे बढ़ गई तो दूसरे अणुओं की सांद्रता सतह पे बढ़ाने की जो क्रिया है वो कहलाता है अधिशोषण। तो अधिशोषण क्यों होता है उसको देखेंगे। तो द्रव में अधिशोषण, तो द्रव है ये एक हम लोग बड़ा सा बीकर है उसमें एक पदार्थ लिए हैं, ये एक पदार्थ है। तो इस पदार्थ को किसी भी विलायक में घोले हैं, तो घोलने पे क्या हो रहा है, इस पदार्थ पे सभी दिशा में ये देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ क्या कर रहा है, ये बल कार्य करेगा, सब तरफ इसमें बल कार्य करता है। तो ये चारों दिशा में इसके जो बल कार्य करता है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ, ये इसको क्या करेगा, स्टेबल बनाता है या संतुलित करके रखता है विलयन के अंदर। लेकिन ये तो विलयन के अंदर है तो सब दिशा में इसका बल कार्य कर रहा है और इसको संतुलित कर रहा है। जैसे किसी चीज को एक तरफ खींचेंगे तो दूसरी तरफ भी उतना भी बल लगाएंगे तो बीच में स्थित रहता है, लेकिन एक ही तरफ खींचेंगे तो उस तरफ गिर जाएगा। तो दोनों सब तरफ से इसमें बल लग रहा है, तो ये स्थायी है, स्टेबल है या संतुलित है। लेकिन जो सतह पे यह सतह इतना पानी भरा है ऊपर खाली है, तो ये जल का क्या हो जाएगा, सतह या सरफेस या पृष्ठ। तो इसमें जो भी अणु पाया जाएगा इस पे जो विलायक या जल रहेगा वो केवल अंदर की ओर ही बल लगाएगा और दाएं बाएं लगाएगा, लेकिन ऊपर की ओर कोई बल लग रहा है क्या? नहीं, ऊपर की ओर कोई बल नहीं लगता है। तो ये अणु क्या करेगा, नीचे की ओर खिंचाव महसूस करेगा और नीचे की ओर खिंचाव महसूस करेगा। तो ये अणु अपने आप को संतुलित करना चाहेगा और संतुलित करने के लिए क्या करेगा, बाहर से इसके संपर्क में जो भी पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर लेगा और उनसे इधर जुड़ जाएगा बंध बना करके। तो दूसरे पदार्थ को आकर्षित करेगा और अपने सतह पे ऐसे ऐसे जमा कर लेगा। तो इन अणुओं इसके ऊपर भी बहुत सारे कण जमा हो जाएंगे, इसमें आकर्षण होगा। तो ये क्या करेंगे, इस आकर्षण बल को इसको अपनी ओर ये भी खींचेंगे ऊपर की ओर, तो अब नीचे की ओर और ऊपर की ओर खिंचाव, इसमें संतुलन बन जाएगा और ये सतह पर स्थायी रूप से रह पाएगा। तो इसी बल को संतुलित करने के लिए ही अधिशोषण की क्रिया होती है। ये सब दिशा में होता है अंदर, लेकिन पृष्ठ पर केवल अंदर की ओर रहता है, इसलिए बाहर से अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके इस बल को या दबाव को संतुलित करता है, इसलिए अधिशोषण की क्रिया होती है। तो ये हो गया अधिशोषण।
अब इसमें आता है दो पदार्थ, एक अधिशोष्य और दूसरा अधिशोषक। तो जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को अवशोषित करेगा वो क्या कहलाएगा? अधिशोषक। जैसे अगर हम लोग जो चारकोल रहता है उसमें किसी भी रंग को या फिर जो दूसरे कलर रहता है उसको चारकोल अवशोषित कर लेता है। जंतु का जो चारकोल रहता है जानता चारकोल बोलते हैं, उसमें जो शक्कर बनता है उस समय शर्करा, जो गन्ने के रस से शक्कर बनता है, तो गन्ने के रस का कलर एकदम वाइट नहीं रहता है, थोड़ा धूमिला रहता है, माने धूसर कलर का। तो उसमें जानता चारकोल मिला दिया जाता है। तो जानता चारकोल उसमें से जो गंदा दूसरे कलर रहता है, वाइट को छोड़ करके अन्य कलर की जो अशुद्धि रहती है उसको अपने में एब्जॉर्ब, अधिशोषित कर लेता है। और अधिशोषित करने के बाद जो गन्ने का रस है वो शुद्ध सफ़ेद कलर का मिलता है, जिसको शक्कर बनाने में यूज करते हैं, शर्करा निर्माण में यूज होता है। तो यहाँ पे जो चारकोल था, जानता चारकोल, वो अधिशोषण करने का काम किया, तो वो कहलाएगा अधिशोषक। जो अधिशोषित करने का काम करता है वो कहलाता है अधिशोषक। अब आता है अधिशोष्य। तो जो पदार्थ, जो अशुद्धि थी गन्ने के रस में, वो क्या हुई? चारकोल पे जाके चिपक गई, माने अधिशोषित हो गई या आकर्षित हो गई चारकोल की ओर। तो जो अशुद्धि है वो चारकोल पे अधिशोषित हो रही हैं, तो जो अशुद्धि है वो क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। तो वह पदार्थ जो ठोस की ओर आकर्षित होती है अधिशोष्य कहलाती है, और जिस पे अधिशोषित होता है वो कहलाता है अधिशोषक। उसके बाद अधिशोषण एक क्या है? पृष्ठीय घटना है, माने सरफेस पे होने वाली रासायनिक क्रिया है, जिसमें जो बारीक पिसे हुए कण हैं इस प्रकार के अधिशोषण का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो चारकोल है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना जेल, ये सब अधिशोषक का काम करते हैं अधिशोषण के लिए। कई प्रकार की धातुएं गैसों को भी अधिशोषित करती हैं, तो ये सब अधिशोषण में आता है। अब कुछ पदार्थ अधिशोषित हो गई, तो अधिशोषित होने के बाद उनको क्या किया जाता है? सतह से हटाया भी जा सकता है। पहले अधिशोषित हुई हैं, जैसे इस सतह पे कुछ पदार्थ अधिशोषित हो गई हैं, यहाँ पे चिपक गई हैं, तो अधिशोषण के विपरीत जब क्रिया करेंगे तो ये यहाँ से गायब भी हो जाएंगी, माने यहाँ से निकल करके हट भी जाएंगी। तो वह क्रिया जो रहती है अधिशोषण के विपरीत होती है, इसलिए उस क्रिया को कहा जाता है विशोषण। या फिर जो अधिशोषण की क्रिया के जो विपरीत जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है डिजॉर्प्शन या फिर विशोषण की क्रिया। तो विशोषण या डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन माने कि अवशोषण, एडजॉर्प्शन माने अधिशोषण, और डिसॉर्प्शन माने कि विशोषण। तो जो अधिशोषण की विपरीत क्रिया है उसको कहते हैं विशोषण। अब अधिशोषण के जो उदाहरण देखेंगे कई दैनिक जीवन में मिलते हैं। तो अगर चाक को हम लोग स्याही में डुबा देंगे तो चाक की जो ये आउटर सरफेस है, ये जो चाक है, इसके इस बाहरी सतह पे स्याही का रंग अवशोषित होकर ये कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल होने के बाद अगर चाक को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे, और तोड़ने के बाद इसके अंदर को देखेंगे तो इसके अंदर वाइट ही रहेगा, माने अंदर का भाग इसके स्याही में नहीं डूबता है। तो चाक के स्टिक को तोड़कर देखा जाता है तो इसके अंदर का भाग एकदम सफ़ेद रहता है। तो इसमें क्या होता है? स्याही का अधिशोषण होता है, केवल सतह पे होगा, उसके अंदर तक नहीं घुसेगा, केवल सतह पे बने रहेगा। स्याही का रंग सतह पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा और इसके अंदर के भाग को कलरफुल नहीं करेगा, तो वह है अधिशोषण। लेकिन कोई चीज़ जब इस चाक के या किसी भी पदार्थ के पूरे अंदर तक घुस जाती है, अंदर बाहर पूरा कलरफुल हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अवशोषण, माने कि अवशोषण माने एब्जॉर्प्शन।
ये है कोई विलियन, ये भी है कोई विलियन, सेम है दोनों। ये कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है। इसमें जो विलियन के कण है पूरे अंदर तक घुस गए, सतह पे भी हैं और अंदर भी घुस गए, माने कि ये पूरा पूरा गीला हो गया अंदर से। इसके अंदर भी घुसे हैं ना ये पानी के कण या विलायक के कण, तो ये हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण। लेकिन इसमें अगर यहाँ इसके सतह पे ही सब कण यहाँ पे रहेंगे, विलियन के कण सतह पे, लेकिन इसके अंदर नहीं घुसते हैं, केवल सतह पे रहेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? अधिशोषण। तो केवल सतह पे रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, तो कहलाएगा अधिशोषण। तो जो है चाक के अंदर अगर स्याही नहीं घुसती है तो अधिशोषण है, और अंदर अगर घुस जाती है तो अवशोषण है। तो चाक के अंदर नहीं घुसती है, केवल सतह पर रहती है, तो चाक में अधिशोषण पाया जाता है। दूसरा, अगर हम लोग किसी बंद पात्र में कोई भी एक बंद पात्र लेंगे, ये बंद एक ढक्कन है या फिर बंद पात्र है, इसके अंदर चारकोल का बारीक पिसा हुआ कण को भर देंगे, खोल करके चारकोल के बारीक पिसे हुए कण को भर देंगे। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, बहुत सारे गैस को इसमें भर देंगे। इसके बाद इसको बंद करेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे तो इसके अंदर का जो दाब है, दाब कौन डालेगा? जो गैस है वो दाब डालेंगे। तो पहले जब गैस को भरे तो बहुत ज़्यादा इसमें दाब डाल रहा था, तो कुछ समय बाद इसमें जो चारकोल का बारीक कर लिए हैं वो गैस को अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित करेगा तो गैस की मात्रा कम हो जाएगी, तो मात्रा कम होगी तो जो प्रेशर है गैस का वो कम हो जाएगा। तो गैस का प्रेशर कम होने लगता है, माने कि चारकोल में गैसों का अधिशोषण हो जाता है। उसके बाद जो शर्करा बनाते हैं उसमें जानता हो चारकोल में अधिशोषण करते हैं अशुद्धियों का। उसके बाद जो सिलिका जेल की उपस्थिति है, सिलिका जेल को जब वायु में रखेंगे तो वायु की नमी को अधिशोषित कर लेता है और वायु को क्या करता है? शुष्क कर देता है, माने इसमें जल वाष्प अधिशोषित हो जाते हैं। ये हो गया अधिशोषण का उदाहरण। अब देखेंगे अधिशोषण और अवशोषण में विभेद, तो देख ही चुके हैं। अधिशोषण केवल सतह पे होता है, अणुओं का जमाव, लेकिन अवशोषण में जो दूसरे प्रकार के अणु हैं, चाहे वो विलायक हो या फिर गैस हो या फिर द्रव हो, वो पूरे पूरे अधिशोषक के अंदर तक घुस जाते हैं। तो पूरे अंदर भाग तक कोई चीज़ घुसता है तो अधिशोषण नहीं होगा, अवशोषण होगा। लेकिन केवल सतह पे कोई कण इकट्ठा है तो वह अधिशोषण कहलाएगा। अब एक आता है सोपशन या फिर शोषण। अब एडजॉर्प्शन देख लिए, एब्जॉर्प्शन देख लिए। अब एक शब्द है वो कहलाता है सोपशन, सोरप्शन या सोपशन। तो ये है शोषण। शोषण को बोला जाता है सोरप्शन या सोपशन। तो जब अधिशोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है, दोनों क्रिया साथ साथ होती है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो कहलाता है शोषण या सोपशन या फिर शोषण, जिसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण भी होता है। जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होंगे तो कहलाएगा सोपशन या फिर शोषण की क्रिया। उसके बाद अधिशोषण और अवशोषण दोनों में अंतर है, जिसको आप लोग देख लेंगे। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।